हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 19 फरवरी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। आइए फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, ये कोटेशन है, आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है, अगर आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये कोटेशन जो है ना आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में तो नहीं पता, लेकिन मेंस में आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वाला। हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज है और ये जीवन की आवश्यकताओं के अनुरूप जो है ना विकसित होता रहेगा। B.R. अम्बेडकर जी का ये कोटेशन है। फिर एक महात्मा गांधी का भी याद रखिएगा। स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है यदि उसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता शामिल ना हो। ठीक है, तो करीब से करीब 10 से 15 कोटेशन आप याद रखेंगे, जिसको आप आंसर राइटिंग में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू टॉपिक आप यूज करेंगे। आइए पहला ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछा गया मीन्स में। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण और उसके प्रभाव क्या हैं, भारत इस समस्या से कैसे निपट सकता है, पेरिस समझौता के प्रमुख बिंदु क्या है और भारत ने इसमें क्या योगदान दिया है, ग्रीन हाउस गैस क्या है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप मेंस लिखना स्टार्टिंग कर रहे हैं या आपको लिखने की आदत नहीं है ना, तो सबसे पहले गूगल में या आपके पास जो भी बुक है, टेक्स्ट वगैरह है, जलवायु परिवर्तन का डेफिनेशन लिखिए वहां पे। फिर वहां पे जलवायु परिवर्तन होता क्या है, उसका कारण को लिखिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हो गया। फिर इसका प्रभाव बताइए कि क्लाइमेट चेंज के कारण से आपने देखा होगा कि बाढ़ और सूखा की जो बारंबारता है, आवृत्ति वो बढ़ रहा है। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज के कारण जो ना टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। ठीक है, इससे हमारे एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब तमाम चीज लिखिएगा। और भारत क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो पेरिस क्लाइमेट चेंज को लागू कर रहा है, SDG गोल को लागू कर रहा है ना। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे जो पर्यावरण के अनुकूल है। भारत रिन्यूएबल की तरफ मूव कर रहा है। ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक तरीका है। तो यही चीज आपको लिखना होता है। तो आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसको। और आप अपने जो है जो PDF है, जो भी आंसर लिखेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दीजिएगा। प्रधानमंत्री कतर के अमीर, अभी कुल मिलाकर इस आर्टिकल में जो है ना भारत और कतर का रिलेशन पे बात किया गया है। क्योंकि भारत और अमेरिका जिस मुद्दे पे लड़ रहे हैं, मतलब जिस मुद्दे पे अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना है, वो है आतंकवाद। ठीक है, तो आतंकवाद, तो यहाँ पे जो है ना IAR का जो टॉपिक होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है, तो उसमें जो है ना आप करीब से करीब 5-6 मुद्दे पर ध्यान रखिएगा। जैसे भारत और अमेरिका का रिलेशन को लेकर, भारत कतर को लेकर, भारत बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश को लेकर बहुत न्यूज में है, अमेरिका को न्यूज में है। ये 2 टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न जो है ना अभी जो हाल में जो एग्जाम होंगे मेंस में, वहां से पूछ सकता है। और रसिया यूक्रेन का वार है, उसका इम्पैक्ट, इसराइल और आपका फिलिस्तीन का जो वार हुआ था, उससे भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये तमाम जो 4-5 जो मुद्दे चल रहे हैं न्यूज में, उस पर ध्यान रखिएगा। तो ये जो मुद्दा है, भारत और कतर जो किस मुद्दे पे काम कर रहा है, तो आतंकवाद को लेकर, अपने द्विपक्षीय व्यापार को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर यहाँ पे बातचीत चल रहा है। और जो भी वर्तमान में ट्रेड हो रहा है ना भारत और कतर के बीच में, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो कतर का लोकेशन आप लोग याद रखिएगा। प्रीलिम्स एग्जाम में जो कतर का जो लोकेशन है, मैपिंग आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। मुझे समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं इस मैप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँ, क्योंकि अब मेंस का टॉपिक भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोटेशन डाल रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है और मुझे सब कुछ जो है ना अभी अकेले ही करना पड़ रहा है। इस कारण से जो थोड़ा सा आप लोग भी यहाँ पे मेहनत करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए इस आर्टिकल में ना पता ही उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, इससे क्वेश्चन जो है ना कई दफा पूछे जाते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यहाँ पे मुद्दा क्या हो गया कि क्या कारण से यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया, तो जो लिव इन रिलेशनशिप होता है ना, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर एक याचिकाकर्ता ने जो है ना मुद्दा को हाईकोर्ट में शामिल कर दिया। मतलब पिटीशन दायर कर दिया कि जो है ना लिव इन रिलेशन का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो हमारी गोपनीयता का जो है ना उल्लंघन कर रहा है। तो कोर्ट ने उसको फटकार लगाया कि आप जो बेशर्मी के साथ जो आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो इससे क्या जो आपकी गोपनीयता का उल्लंघन नहीं हो रहा है। आप एक समाज में रह रहे हैं ना, कि आप जंगल के दूर दराज गुफा में रह रहे हैं, जहाँ पे आपको आपके रिलेशन के बारे में वहाँ के लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह का फटकार यहाँ पे याचिकाकर्ता को लगाया गया है। देखते हैं आगे क्या इसका निर्णय आता है। लेकिन ये जो याचिकाकर्ता बोल रहा है कि जो इंटरकास्ट जो हम लोग का जो रिलेशन था, उस पर हमारे गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है। तो कोर्ट ने तो साफ साफ बोल दिया कि आप जंगल में नहीं रहे, आप समाज में रह रहे हैं और समाज में आपके बारे में पता ही है। ठीक है, ये सब चीज करने से पहले आप सोच लें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे संविधान का DPSP आप पढ़िएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो है ना स्टेट पॉलिसी, वहाँ पे आर्टिकल 44 पढ़िएगा। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा किया गया है।
ये क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप देखोगे क्रिमिनल केसेस में, जैसे मर्डर हो गया, बलात्कार हो गया, रेप हो गया, इन तमाम मामले जो कि क्रिमिनल केसेस है, सभी धर्म पे एक ही कानून लागू होगा। लेकिन जब सिविल मैटर आ जाता है, जैसे कि आप देखो जमीन जायदाद को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, तलाक, शादी को लेकर, तो यहाँ पे जितने भी विशेष धर्म है ना, उनके अपने अपने पर्सनल कानून लगते हैं। तो इसी को लेकर जो है ना, यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। इसमें पक्ष में, इसके विवाद में, ठीक है, विपक्ष में, पक्ष में जो है यहाँ पे अपने कंटेंट तैयार कर लीजिएगा। मेंस में पूछेगा तो ऐसे ही पूछ लेगा, और प्रीलिम्स में तो पता ही ना यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो गया, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ना यहाँ पे कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन से पूछा स्मारक पर अवैध कब्जे के लिए कितना जुर्माना हो। कुल मिलाकर जो अभी दिल्ली में जितने भी स्मारक वगैरह हैं, जो पुराने जो हमारे धरोहर है उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, पूछता है यहाँ पे से सुप्रीम कोर्ट को लेकर, इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट को लिया। सुप्रीम कोर्ट से पूछता है, और कई दफा जो आप स्टेट पीसीएस में देखोगे सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है। सुप्रीम कोर्ट की जज का अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज का जो नाम का सिफारिश कौन करता है? कॉलेजियम सिस्टम करता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या अधिकतम अभी वर्तमान में 34 है ना, इसको बढ़ाने का पावर किसको दिया गया? ये दिया गया संसद को, ठीक। लेकिन हाईकोर्ट के मामले में ये पावर हो जाता है राष्ट्रपति को, और ये बीपीएससी एग्जाम में, यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा है, ठीक। अगर मान लीजिए देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाता है आर्टिकल 360 के तहत, तो राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबके सैलरी कटेंगे, यहाँ तक कि जज के भी। ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है अभी, ये भी याद रखिएगा। और तमाम फैक्ट मैंने डिस्कस किया जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो एक कदम की तरफ क्या यहाँ पे उपाय किए जा रहे हैं, तो पुनर्चक्रण मतलब रिसाइकलिंग पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आपको बता दें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, जो प्लास्टिक प्रदूषण है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्लास्टिक का जो बोतल है, और ये हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह है, पता है ना। ये हमारे मिट्टी की जो उर्वरता है उसको यहाँ पे क्या करेगा? नुकसान करेगा। जो बर्फ आप देख रहे हो ना, जैसे बहुत लोग माउंटेनियर लोग होते हैं, वहां पे जाते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं, तो जो है ना ये प्लास्टिक हमारे बर्फ में समाएगा और फिर वहां पर क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा, वहां पे प्रदूषण करेगा चीजों को। तो आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, तो हमारा जो वाटर लेवल है, सी लेवल है ना, वो बढ़ेगा। तो जो तटीय इलाका में जो रह रहे हैं ना, इन इलाकों में, वहां पर डूबने की संभावना बढ़ जाता है, और ये लोग जो ना खतरे का निशान यहाँ पर लग जाता है। आपको पता है ना, बांग्लादेश का न्यूमोर जो द्वीप है वो डूब चुका है। अब देखोगे जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, फिलीपींस हो गया, ये तमाम देश जो है ना क्लाइमेट चेंज से मतलब ज्यादा जूझ रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी दिया गया है। मटेरियल रिकवरी मतलब जितने भी प्लास्टिक प्रदूषण है इसको रिसाइकल किया जाएगा, फिर से इसको यूज किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे बात करें। यहाँ पे तो एएसआई को लेकर मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा ना, तो यहाँ पर जो पूछता है एएसआई को लेकर पूछ लेता है। यूपीएससी में तो पूछा गया है एएसआई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है, ये भी याद रखेंगे। और आपको बता दें यहाँ पे जो हमारे स्मारक हैं उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है, जैसे कि, और जो पानी के अंदर जो हमारे स्मारक है, जैसे कि अब द्वारका, गुजरात के द्वारका में जो वहां पे स्मारक है उसके पे शोध किया जा रहा है, उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। और आपको बता दें जो पुरातत्वविद है ना, जो आर्कियोलॉजिकल है ना वहां पे, तो वो महिला लोग हैं, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा सकते हैं इस चीज को, ठीक है। जो पहले पुरुषों का वर्चस्व था, अब यहाँ पे महिलाएं भी जो है ना बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, और इनका परिणाम जो है ना काफी बेहद और सुखद देखने को मिल रहा है। ये जो जगह फेमस है ना, जैसे कि आपने देखा लक्षद्वीप में बंगाराम द्वीप, ठीक, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, गुजरात में द्वारका, मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर तो न्यूज में आ रहा है इस कारण से इंपॉर्टेंट हो गया, महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप। तो एक तरफ राज्य नाम दे देगा, दूसरी तरफ वहां के फेमस जो जगह होंगे या मॉन्यूमेंट होंगे या स्मारक होंगे उसका नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। ये तमाम चीज को याद रखिएगा जो न्यूज में आ गया है, ठीक है। और इस तरह के कवायद क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि भारत का अपना जो है ना सांस्कृतिक विरासत है, और उसको प्रिजर्व करना जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी जान सके ना भारत जो है ना किस जो है पीढ़ी से गुजरा है, भारत में क्या क्या संभावनाएं हैं, ये सब चीज जान सके। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे एआई को लेकर मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एआई जो है ना के लिए भारत ने क्या प्रयास किए हैं ये जानेंगे हम लोग, और तमाम देश में ने एआई को लेकर क्या प्रगति की है। आपको बता दें, आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, ये बीपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, फुल फॉर्म भी पूछ लिया और चैट जीपीटी क्या है वो भी पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता दें चैट जीपीटी जो है ना ओपन एआई जो कंपनी है ना उसका है, ओपन एआई का।
और ये अमेरिकी कंपनी है। और एक अभी चैट जीपीटी काफी न्यूज में आ रहा है, उसका नाम है डीप सीक। क्या नाम है उसका? डीप सीक। ये चाइनीज कंपनी है, चाइना का है ये, ठीक है। तो बहुत लोग अमेरिका वाले बोल रहे थे और यूरोपियन लोग बोल रहे थे कि जितने भी टेक्नोलॉजी को लेकर इनोवेशन होगा ना, सिर्फ अमेरिका और यूरोप की धरती पर ही पॉसिबल है। तो चाइना ने इस मिथा को तोड़ दिया। पहला तो ये हो गया। दूसरा बता दें, भारत भी इस दिशा में ना काफी प्रयास कर रहा है। आपको बता दें, हमारे बजट में इस बार 500 करोड़ का बजट रखा गया है इनोवेशन को लेकर एआई के क्षेत्र में। हमारे जो इंजीनियर हैं, हमारे जो शोधकर्ता हैं, उनको बेहतर माहौल मिल सके अपने भारत में ही, और भारत में रहकर ही ना इनोवेशन के क्षेत्र में जो है प्रगति कर सके, एआई के क्षेत्र में प्रगति कर सके, ठीक। क्योंकि अभी का जो ग्लोबल सिनारियो है, किसी देश पे निर्भरता हमारे देश के हित में नहीं है, ठीक है। आप सीखने के लिए, आप अपने को सरवाइव करने के लिए आप दूसरे देशों से आप इंपोर्ट कर लीजिए, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए हमारे लिए सही नहीं होगा, किसी भी देश की नीति के लिए, ठीक है। आज के दौर में हमें अपने सेल्फ रिलायंट पे फोकस करना होगा, चाहे इनोवेशन का सेक्टर हो, चाहे एआई का सेक्टर हो, चाहे फूड सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे ग्लोबल चैलेंजेस का मामला हो। आप अपने प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने में सक्षम रहिए, आप अपने लोगों को खुद खाना खिलाने के काबिल रहिए, ठीक है। तो ये सब अभी अपने आप में होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर एआई को लेकर ये टॉपिक है। एआई पे हम लोग बात करेंगे कि भारत के सामने क्या चैलेंजेस हैं, भारत ने इस दिशा में क्या प्रयास किया है, ग्लोबल स्थिति क्या है अभी। तो डीपसीक याद रखिएगा। और चाइना का ही एक और है जो कि अलीबाबा, जो यहाँ पे वेबसाइट है, अलीबाबा जो कंपनी है, उसने भी बनाया है क्वेन करके, ठीक है। क्वेन 250 आई थिंक यहाँ पे मैंने टिक करके रखा है। ये देखिए एआई चैटबॉट क्वेन 2.5 मैक्स, ये भी चाइना का कंपनी है। तो खासियत क्या है, अमेरिका का चैट जीपीटी और चाइना का डीपसीक में फर्क क्या है? पता फर्क क्या है? लागत। जो उसने मान लीजिए सपोज कि अमेरिका ने 100 रुपए में बनाया ना, तो चाइना ने पता कितना बना दिया, उसको 10 रुपए में बना दिया है। और चैट जीपीटी के लिए जो लागतें हैं, जो यूज करने के लिए जो मैकेनिज्म है, वो काफी महंगा है, ठीक है। लेकिन इसको जो ना इजी लेवल में चाइना ने इसको इजीली अवेलेबल करवा दिया, फ्री में करवा दिया, ठीक है, चैट जीपीटी को लेकर। याद रखिएगा, ये दो चीज हो गया। और भारत जो है ना, अभी आपने देखा होगा कि भारत अंतरिक्ष अभियान पे ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एआई पे भारत जो है ज्यादा यहाँ पे संवेदनशील है। फिर आप देखोगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो गया, एक तो अंतरिक्ष अभियान हो गया, एक हो गया सेमीकंडक्टर के उत्पादन पे भी भारत जो है ना जोर दे रहा है। तो भारत ऐसा प्रयास क्यों कर रहा है? क्योंकि ग्लोबल चेन का एक नियम है, ग्लोबल मार्केट में एक नियम है, जो चीज जिस देश में इजिली अवेलेबल है, तो लोग पता है लोग बनाएंगे नहीं उस चीज को, वहां से मंगा लेंगे, खरीद लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है सेमीकंडक्टर को लेकर काफी डिमांड बढ़ने वाला है, क्योंकि एआई के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर का यूज बहुत जरूरी है। फिर अंतरिक्ष अभियान में भी भारत बढ़ चढ़ के खर्च कर रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी को हासिल कर सके, और जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस तमाम देशों को इजिली और बहुत ही कम लागत में उपलब्ध करा सके। क्योंकि अगर भारत प्रगति करता है ना, तो पूरा विश्व प्रगति करेगा, क्योंकि भारत जो है ना, वसुधैव कुटुंबकम की प्रिंसिपल को मानता है। अगर भारत इस देश में सक्षम है ना, तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने जो वैश्विक जो पार्टनर है, उनके साथ शेयर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बाकी देशों के आप देखोगे ना, तो वो हिचकिचाता है, ठीक है। तो भारत जो है ना, अब हर क्षेत्र में जो है ना, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो संगम, आपको पता है ना, प्रयागराज अभी जो कुंभ का जो दौर चल रहा है, सभी लोग, सभी श्रद्धालु यहाँ पे, सभी जो है ना, यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे महाकुंभ में अपने आस्था का डुबकी लगाने। महाकुंभ हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है आप सभी जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एनजीटी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है, फिर सीपीसीबी को, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर यहाँ पे आप बीओडी देख रहे हैं ना, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया। आइए तीनों को देख लेते हैं एक बार। बीओडी क्या होता है? बायो ऑक्सीजन डिमांड। अगर मान लीजिए पानी में बीओडी, ठीक है, की संख्या, मतलब बायोलॉजिकल जो ऑक्सीजन डिमांड होता है, उसका अगर वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है, तो पानी का क्वालिटी खराब हो जाता है। क्योंकि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, तभी इसका इंक्रीज होता है जब वहां पे जो जीवाणु, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, उनकी संख्या काफी बढ़ जाता है, तो बीओडी का डिमांड बढ़ जाता है। इसका मतलब पानी दूषित है। पहला फैक्ट ये हो गया। एनजीटी को लेकर पूछता है कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल नहीं, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था 2010 में। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में पूछा गया था कि यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल नहीं, इसको भी जो है एक आदेश के तहत इसको बनाया गया था। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। देखिए पानी जो है ना, दूषित है या प्रदूषित है, ये कैसे जानेंगे हम लोग? तो इसमें एक बैक्टीरिया को यहाँ पर देखा जाता है, फैकल कॉलीफॉर्म बोला जाता है इसको, ठीक है। फैकल कॉलीफॉर्म की संख्या अगर हमारे पानी में अगर देखने को मिल रहा है,
एक जो स्टैंडर्ड स्तर है उससे ज़्यादा, तो पानी दूषित के जो कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये जो पानी आप देख रहे हैं ना हमारा संगम का, जो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है यहाँ पे, तो इसमें जो बहता पानी के कारण जो है ना ये प्रदूषण ज़्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा है, तुरंत जो है यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, भारत को 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है, सक्षम बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो भारत को जो है ना अपने संसाधनों का कुशलतम रूप से प्रयोग करना होगा, मतलब एफिशिएंसी के साथ। क्लियर है? हमें संशोधन जो संसाधन है ना उसका बेहतर यूज करना है ताकि वो बर्बादी ना हो, और हमें पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को यहाँ पे प्रमोट करना है। हमें ऐसे जो है गतिविधियों को प्रमोट करना है जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे, भारत और अमेरिका के रिलेशन को लेकर यहाँ पे बातचीत कर रहा है। भारत और अमेरिका के जो यहाँ पे जो बातचीत हुआ, ठीक है, 500 अरब डॉलर का जो व्यापार पहुंचने पे हम लोग जो है काम करेंगे अगले सालों में। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ट्रेड जो नियम है उसको आसान बनाना होगा। हमें जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे टैरिफ को लेकर आप जो है 10 रुपये लगा रहे टैरिफ, तो हम भी 10 रुपये लगा देंगे, ऐसा है ना। टैरिफ वार को हमको कम करना होगा, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमें कम से कम अपने उत्पादों पे शुल्क लगाने होंगे। तो इन दिशा में काम करेंगे तो हमको लगता है कि 2030 तक जो है ना 500 अरब डॉलर का हमारा क्या हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा। ये ऐसा भारत और अमेरिका का जो है ना दोनों स्तर पे बातचीत हुआ है। अफीम वाला एरिया है, मैपिंग याद रखेंगे, और ये अफ्रीका का एरिया है, मैपिंग भी बनाना सीख लें आप। ठीक है, क्योंकि आपको जब इंटरनेशनल रिलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना तो यहाँ पे छोटा सा आप मैप दिखा दीजिएगा। जैसे मुझे बनाना है मैप का, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। यहाँ पे अमेरिका वाला एरिया जो है पतला वाला जो संकीर्ण होता है उसको ऐसे दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे जो है आपका अफ्रीकन एरिया को यहाँ पे ऐसे मैप के माध्यम से दिखाऊंगा। फिर यहाँ पे जो यूरोपियन वाला एरिया है, फिर अपने इसमें भारत को यहाँ पे इंक्लूड करवा दूंगा, एशिया वाला। ठीक है, तो ऐसे करके फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को दिखा देंगे। ठीक, चलिए, तो अफीम वाला एरिया हम लोग देख लिए। फिर यहाँ पे कोल वाला एरिया भी याद रखिएगा, इसमें बोकारो, झरिया, सिंगरौली, कोरबा तमाम एरिया को आप दिखाइएगा मैप में। फिर यहाँ पे आप नीलगिरी वाला साउथ में जितने भी आप पहाड़ है ना उसको दिखा सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये पोर्ट है, ये भी दिखा सकते हैं आप मैप में। ईस्टर्न पोर्ट कौन है, वेस्टर्न पोर्ट कौन है। जैसे कोलकाता का हल्दिया, ये आपका ईस्टर्न में आ जाएगा। कांडला आपका गुजरात में है, ये आ जाएगा आपका कहाँ, वेस्टर्न पोर्ट में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो पहाड़ हैं, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, है ना, ये तब आप मैप में दिखा सकते हैं। फिर पंजाल को दिखा सकते हैं, फिर आप मिहिर हिल्स को दिखा सकते हैं, कंचनजंगा दिखा सकते हैं, नंदा देवी, फिर आप यहाँ पे नागा पर्वत दिखा सकते हैं। उसके बाद और ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, आप इसको दिखा सकते हैं। तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आएगा तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। और एक आपसे अपील है ना कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बड़े स्क्रीन में हम जो है लाइव पढ़ाएं वहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ पे कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हमारा होना चाहिए। ये हमारा टारगेट रखे हैं। ये देखते कब तक हमारा 1 लाख का सब्सक्राइबर होता है। जिस दिन हो जाएगा ना उसके अगला दिन ही जो ना हम लोग लाइव आ जाएंगे टीवी पे। ठीक है, वो जो नहीं होता बोर्ड वाला, उस पर हम लोग पढ़ाएंगे। ओके, चलिए, धन्यवाद।